मित्रों पीछे पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। समसामयिक की घटना चक्र की सीरीज चल रही है। सॉल्व पेपर चल रहा है। यह सॉल्व पेपर संख्या टेस्ट संख्या 9 है। हाँ, और ये सभी सॉल्व पेपर हैं। तो देखिए, समसामयिक की घटना चक्र की यह बुक बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पर देखिए, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की सॉल्व पेपर है पूरा, मतलब जीएस का सॉल्व पेपर है। फिर आपका जीआईसी पीजीटी का सॉल्व पेपर है। फिर जीडीसी मतलब जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब राजकीय डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर आती है उसकी जीएस की सीरीज, सब जीएस की सभी सॉल्व पेपर है। फिर जीआईसी एलटी ग्रेड का भी है और जीआईसी पीजीटी का भी है। और ये सभी सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी कितनी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर हल प्रश्न पत्र हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं बहुत सी सीरीज दे चुका हूँ और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। समसामयिकी घटना चक्र, समसामयिकी घटना चक्र जीएस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें यूपीएचएससी, जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी सबका उल्लेख है। तो वही सीरीज आप लोग देखिएगा। सभी सॉल्व पेपर है और ये देखिए, ये सभी सॉल्व पेपर हैं। सभी सीरीज लगातार आप लोगों का कराया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले मैं सीरीज दे चुका हूँ, आप लोग जाकर देखिएगा प्ले लिस्ट में। देखिए, यह जो परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र चतुर्थ चरण, मतलब 2014 में बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं। ये चतुर्थ चरण की परीक्षा थी। परीक्षा तिथि जो है 22 मार्च 2015 है। तो आइए इस सीरीज को सॉल्व करते हैं और 15 क्वेश्चन करके ही मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, टेस्ट यह प्रश्न संख्या 1 है। तो देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, उनके द्वारा दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, यह 2014 का प्रश्न पत्र है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सॉल्व पेपर है और 2014 का प्रश्न पत्र है। तो यह उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न है। तो उस समय के करंट अफेयर के प्रश्न से ज़्यादा आपको समझना बस है, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। तो देख सकते हैं, केवल देखिए, इस तरह से राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित प्रश्न पूछे थे। अगर आपके इस समय अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल हो रहा है तो वह भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए यही है आपका विकल्प डी जो है आपका सही है। तो देखिए, वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे ग्लासगो में हुए थे। 23 जुलाई से 3 अगस्त 2014 के मध्य आयोजित हुआ था। इन खेलों में इंग्लैंड ने 174 पदक सहित इतना पदक जीता था। तो ये 2014 करंट अफेयर है, तो आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप प्रश्न का लेवल आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, वह चर जिसका हम औसतांक तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। तो देखिए, यह अंतराल मापनी के द्वारा मापे जाते हैं। अंतराल मापनी के द्वारा मापे जाते हैं। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। अंतराल मापनी से प्राप्त मापन परिणामों पर गणितीय एवं सांख्यिकीय संक्रियाएं की जा सकती हैं। उन्हें जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने, मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, सहसंबंध तथा अन्य सांख्यिक गणना करने और अपने शोध अध्ययन की प्रदत्तों का संकलन या विश्लेषण करने के लिए उसे जितने भी गणितीय और सांख्यिकीय संक्रियाओं की जरूरत होती है, यह सब इस मापने की सहायता से उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये है आपका पूरा। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। देखिए, कंप्यूटर संबंधित प्रश्न आते हैं और मैं बताया भी हूँ 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर संबंधित आने वाले हैं और आते रहते हैं और ये आपके सिलेबस में है। और अगर आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की, तो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों पर अपना पकड़ मजबूत रखिएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से देख लें, सभी विकल्प आप अच्छे से देख लें। यही जो विकल्प सी है यही आपका सही नहीं है। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। तो देखिए, सीपीयू का तात्पर्य होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, न कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यही विकल्प सी जो है वो आपका गलत है। बाकी ए, बी और डी आपके जो है वो आपके सही है। तो देखिए, जैसे ईमेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। डब्ल्यू जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। एएलयू क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, ये सही है। और सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ लिखा था कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यही आपका गलत था। प्रश्न 4 देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। जयदेव हैं जो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। इनके दो पद देखिए, जो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, इनके जो पद हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में तो कबीरदास के भी पद हैं, रैदास के भी पद हैं, हाँ, और दादू दयाल आदि के पद हैं। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव के भी पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो कन्याकुमारी कहाँ है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है कन्याकुमारी, ये तो आप जानते ही होंगे। विकल्प डी जो है वो आपका सही है।
प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा पर दिन रात लगभग वर्ष भर बराबर होते हैं, वर्ष भर बराबर। आप जानते हैं भूमध्य रेखा पर दिन और रात जो होंगे बराबर होंगे, अतः जो स्थान भूमध्य रेखा के समीप होगा वहाँ दिन रात के समय में कम अंतर होगा। प्रश्न 6 देखिएगा, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब सरकार की जो वर्तमान आय होती है उसकी मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। बजट घाटा बराबर कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, यह आपका सूत्र है। सरकार के कुल व्यय में दोनों मदें आती हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसी प्रकार कुल प्राप्तियों में उक्त दोनों मदों से प्राप्त आय भी शामिल होता है। प्रश्न 7 देखिएगा, मूलभूत कर्तव्यों को संविधान की किस वर्ष समाविष्ट किया गया था? मूलभूत कर्तव्यों को किस वर्ष समाविष्ट किया गया था? 1976 में समाविष्ट किया गया था मूलभूत कर्तव्यों को। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। 1976 में मूलभूत कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था, 1976 में। भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अपनी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न 8 देखिएगा, गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है आनंदीबेन पटेल। आज़ादी के बाद से कोई महिला मुख्यमंत्री गुजरात में नहीं बनी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल बनी हैं, जो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल रही हैं। तो ये बात आप जानना है, और यह उस समय के करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। ये इस पद पर 22 मई 2014, 7 अगस्त 2014, ये उत्तर प्रदेश की भी शायद राज्यपाल हैं ये। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, 2019 उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। प्रश्न 9 देखिएगा, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2014 का खिताब किसने जीता है? तो मार्क सेलबाई ने जीता है, मार्क सेलबाई ने। विकल्प डी जो है वो आपका सही है, मार्क सेलबाई ने जीता है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2014 19 अप्रैल से 5 मई 2014 के मध्य इंग्लैंड के शेफील्ड में संपन्न हुआ। इस चैंपियनशिप के विजेता मार्क सेलबाई थे। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2018 21 अप्रैल से 7 मई 2018 के मध्य इंग्लैंड के शेफील्ड में संपन्न हुआ है। इस चैंपियनशिप में मार्क विलियम्स ने जॉन हिंगिस को हराया है। वर्ष 2022 में रानी ओसुल्विन ने यह खिताब जीता है। प्रश्न 10 देखिएगा, जब जनसंख्या की प्रवृत्ति जिसमें नमूने लिए जाते हैं और सामान्य नहीं कही जाती है, आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं, वो कौन सी जनसंख्या होती है? वो होती है नाना पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्यतः नहीं कही जाती है, नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं। प्रश्न 11 देखिएगा, साइट स्टैंड फॉर, मतलब साइट का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। साइट का तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए, साइट का अर्थ जो होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, यह होता है साइट का मतलब। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। साइट का तात्पर्य होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, यह होता है फुल फॉर्म। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की अधिक संभावना होती है? तो डी मतलब अकाल और बाढ़ से। अकाल और बाढ़ से सबसे ज़्यादा संभावना होती है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। अकाल और बाढ़ से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्वास का महत्वपूर्ण कारक है? ग्रामीण बहिर्वास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें विकल्प ए जो है वो आपका सही है, बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण ही तो लोग गांव से बाहर जा रहे हैं। तो ग्रामीण बहिर्वास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बेरोजगारी है। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था कौन नहीं है आपको बताना है। तो योजना आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, विकल्प डी। बाकी निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, विकल्प डी जो है योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015 को इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया। प्रश्न 15 देखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है गायों के लिए, शेरों के लिए, हाथियों के लिए या चीतों के लिए? तो इसमें देखिए स्टार लगा हुआ है क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही विवादित रहा है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दुर्लभ किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं। विलुप्त प्राय जीव जंतु बारहसिंगा भी यहाँ पाया जाता है। तो बाघों के लिए भी है और बारहसिंगा के लिए भी है, जो ये दोनों जो थे ऑप्शन में नहीं थे। आयोग ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प डी दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के सभी अंक समान प्रदान किया गया था। तो यही बात है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।